भैया ये देखो 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 कैसे गाड़ी चला रही है वैगनर वाला, अभी एक्सीडेंट हो जाता। हाँ बताइए भैया क्या प्रॉब्लम है, बोलिए अब। चार्ज नहीं है ये। तो आपके फोन में कोई क्यूआर कोड कुछ तो रखते होंगे ना आप। नहीं है मालिक साहब। कोई आदमी 300 किलोमीटर चला करके आ रहा है यहाँ पे चाय पीने के लिए रुक रहा है, तो ये व्यवस्था है आपके पास। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर इतनी लोग, इतनी भीड़ आ रखी है आगरा एक्सप्रेसवे के इस रेस्टोरेंट पे कि क्या ही बताएं, जगह ही नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं लखनऊ, और मुस्कुराइए क्योंकि हम लखनऊ चल रहे हैं। और ये है 10वां फ्लोर मेरी बिल्डिंग का, और मैं वसंत कुंज से निकल गया हूँ अपनी बाइक लेने जिसका नाम है श्रीमंत। तो अभी आपको हम मिलाते हैं श्रीमंत से, जो बिल्कुल रेडी है लखनऊ चलने के लिए आप सभी के साथ। श्रीमंत से ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर, और सामने आप देखेंगे श्रीमंत रेडी हैं लखनऊ चलने के लिए। और इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही बात नहीं होगी कि लखनऊ जाते कैसे हैं, हम पूरे इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, दुनिया भर की चीज़ें देख लेंगे अपने लखनऊ यात्रा में। और पूरे उत्तर प्रदेश का पूरा ज्ञान आपको मिलेगा इस वीडियो में, और मेरी आगे की ट्रिप्स के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो चलिए अब रास्ते में बात करते चलते हैं, है ना। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये है एम्स वाला। अगर हम ये सीधा जाते हैं तो पहले आएगा आईएनए मार्केट, उसके बाद आएगा इंडिया गेट, फिर राष्ट्रपति भवन। और ये जो राइट साइड में आप देखेंगे जो बिल्डिंग सजाई हुई हैं, ये सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का की ड्रीम सोसाइटी है बेसिकली। क्योंकि ये जो सोसाइटी है ये एम्स के भी पास है, यहाँ से एयरपोर्ट भी पास है और यहाँ से रेलवे स्टेशन भी पास है। और आसपास के जो फेमस जगह हैं जैसे कि ग्रीन पार्क और साकेत, वो सारे ही यहाँ से बहुत ही पास है। मगर यहाँ की एक प्रॉब्लम ये है कि ये साउथ एक्स वाली जो मेन रोड वाली लाइन है, उस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता रहता है। लेकिन फिर भी ये बहुत ही क्लोज है आईएनए के जोड़बाग और सेंट्रल दिल्ली के, तो यहाँ पे ट्रैफिक इस लाइन में, मतलब कि आईएनए वाली लाइन में, सेंट्रल दिल्ली वाली लाइन में ट्रैफिक नहीं होता। तो अगर कोई आदमी मान लीजिए अगर वो जा रहे हैं सपोज़ इंडिया गेट घूमने या कनॉट प्लेस या बाकी अपने ऑफिस जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं, वो ज़्यादातर सेंट्रल दिल्ली में ही आते हैं, राष्ट्रपति भवन या संसद भवन के पास, तो उनके लिए ये जगह बहुत ही सही रहती है। अब यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट और सीधे यहाँ से हम निकलेंगे बारापुला की तरफ। अब बारापुला पे चढ़ने के बाद हम सीधे उतरेंगे डीएनडी फ्लाईओवर पे और नोएडा की तरफ हम निकलेंगे। यहाँ से हम लेंगे अब राइट आगे से। भाई हेलमेट पहन के चला ले यार। चलिए, बहुत सारे लोग अलग अलग विचारों के हैं, मगर सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए। अब यहाँ से हम ले रहे हैं राइट और सीधे हम चढ़ाएंगे यहाँ से बारापुला पुल पे और सीधे उतरेंगे डीएनडी पे। ये मैंने चढ़ा दिया है बारापुला रोड पे। दो रास्ते हैं नोएडा पहुंचने के, एक तो आश्रम वाला है जिसमें ट्रैफिक ज़्यादा होती है, और एक ये वाला रास्ता है जिसमें ट्रैफिक कम होती है। दोपहर के समय भी अगर आप इस रास्ते अगर आते हैं तो ट्रैफिक आपको लगभग नहीं मिलती है, तो ये रास्ता थोड़ा ठीक है। अब आप यहाँ से जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। उसमें आज एक इवेंट हो रहा है, उस वजह से हो सकता है कि नीचे ट्रैफिक हो, बट नॉर्मली रहता नहीं है। आज इवेंट इस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे माहौल हो सकता है, लेकिन देखते हैं अब आगे बढ़। ये मेरा पहला व्लॉग है और इस व्लॉग में मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत सारी मिस्टेक हुई होंगी, बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी, और मैं चाहता हूँ आप लोग इस पर ज़रूर कमेंट करके बताएं कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे करनी चाहिए, और क्या क्या मैं इस वीडियो में कर सकता था और करना भी चाहिए था। वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा। उन सारी चीज़ों को सीखने के बाद आगे की जो मैं वीडियोज़ बनाऊँगा वो सब मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। ये जो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, अब यहाँ पे भीड़ कुछ थोड़ी सी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहीं पे है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो लेफ्ट साइड में भीड़ देख रहे हैं, गाड़ियाँ देख रहे हैं। और यहीं पे आज एक इवेंट था जिसमें मुझे पता नहीं है, लेकिन वो एक सिंगर आए हुए हैं जो मतलब कि हॉलीवुड के एक सिंगर है जिनका आज यहाँ पे शो होना था, और उसकी वजह से ही यहाँ पे ट्रैफिक थी। लेकिन आगे अब कोई ट्रैफिक मुझे उम्मीद है कि नहीं मिलेगी। और ये पूरा रास्ता जो है वो डीएनडी को क्रॉस करता हुआ हमें यमुना एक्सप्रेस वे तक लेकर के जाएगा। मतलब ये जो रास्ता है ये यमुना एक्सप्रेस वे को टच करा देगा। ओ भैया ये देखो 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 कैसे गाड़ी चला रही है वैगनर वाला, अभी एक्सीडेंट हो जाता। ये बिल्कुल कभी भी, अरे माय गॉड कैसे चला रहा है। मैं पीछे ही रहता हूँ, वहीं सही रहेगा। इनको आगे निकलने देते हैं क्योंकि अपने को सेफ्टी से पहुँचना है भैया। लखनऊ त्यौहार का समय है। कुछ लोग ड्रिंक करके गाड़ियाँ जब इस तरीके के हाईवे पे लाते हैं ना, वो खाली अपनी सुरक्षा नहीं करते, और दूसरे जो उनको पैसेंजर्स हैं जो आसपास में चलने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होते हैं। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, इस रास्ते पे हमें लेफ्ट साइड में मिलेगा हुमायूं टॉम्ब। ये वो एक घूमने की जगह है हुमायूं टॉम्ब। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का, लेकिन शायद नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि अंधेरा भी है उधर, और इस जगह पर स्लो नहीं कर सकते अपनी गाड़ी।
तो अब ये जो रास्ता आगे सीधे सीधे जा रहा है, लेफ्ट साइड में एक कट होगा आगे जा करके, वहाँ से सराय काले खां जाया जा सकता है। मतलब किसी भाई को अगर मेरठ या देहरादून की तरफ जाना होगा तो इसी बारापुला पे आने के बाद आपको सराय काले खां वाले कट से नीचे उतरना होगा, और वो हाईवे सीधे आपको अक्षरधाम होता हुआ आपको सीधे निकाल देगा मेरठ की तरफ, और वहाँ से आप जा सकते हैं अपना डेस्टिनेशन देहरादून, या फिर आपको नैनीताल की तरफ जाना है, मेरठ की तरफ, बरेली की तरफ अगर आपको जाना है तो वहाँ से आप जा सकते हैं। और अगर आपको आनंद विहार से बस लेनी है तो भी वहाँ से आप जा सकते हैं। तो ये अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं डीएनडी की तरफ। ये रास्ता आगे जा करके लेफ्ट होता है और मिल जाता है सीधे डीएनडी से। लेकिन यहाँ पे कभी कभी ट्रैफिक भी होती है, तो हो सकता है आगे हमें थोड़ी सी ट्रैफिक मिले। हाँ, मिली गई, देख सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअली आश्रम से आने वाली भी गाड़ियाँ यहाँ पे मिलती हैं, तो बीच बीच में जैसे महारानी बाग जैसी सोसाइटी से भी गाड़ियाँ आती हैं, और बहुत अलग अलग रास्तों से आकर के यहाँ पे गाड़ियाँ मिलती हैं। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक होता है, बट जैसे ही हम इस ट्रैफिक वाले पैच को छोड़ते हैं और मेन डीएनडी पे पहुँचते हैं, तो उसके बाद ट्रैफिक हमें नहीं मिलता। तो ये जब बस हम ये क्रॉस करते ही हम फ्री हो जाएंगे, उसके बाद सीधे हम पहुँचेंगे यमुना एक्सप्रेस वे पे। जैसे ही यमुना एक्सप्रेस पे टच करेंगे, उसके बाद लगभग वो समझिए कि 50-60 किलोमीटर स्ट्रेट ही हमें जाना है, उसमें कोई भी कट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आराम से 100, 120, 130 जैसी आपकी गाड़ी है उसकी स्पीड में आप आराम से निकल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, आराम से उससे आप जा सकते हैं। ये है वो मेन डीएनडी, जहाँ से आप सीधा आप लिख करके अगर आप चलते हैं तो सीधे आप पहुँच जाएंगे यमुना एक्सप्रेस वे। आगे जा कर के लेफ्ट साइड में एक रास्ता मुड़ता है, जो मयूर विहार और अक्षरधाम की तरफ लेकर के जाता है और नोएडा मेन सोसाइटी में लेकर के जाता है। मतलब अगर आप उस रास्ते से सीधे जाएंगे मुड़ने के बाद, तो आप पहुंच जाएंगे मयूर विहार, और लेफ्ट लेंगे अगर आप तो चले जाएंगे अक्षरधाम, और राइट लेंगे तो आप जाएंगे नोएडा। ये आप जिस रास्ते पर भी हम चल रहे हैं डीएनडी पे, इसी पर अगर आप सीधे चलते रहते हैं तो आप पहुंच जाएंगे ग्रेटर नोएडा होते हुए सीधे यमुना एक्सप्रेस वे पे। तो अब सीधे चलते हैं हम यमुना एक्सप्रेस वे। अभी हम ये नोएडा में हैं, और आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें ग्रेटर नोएडा का बोर्ड दिखेगा, और हम ग्रेटर नोएडा में प्रवेश कर देंगे। और उसी को थोड़ा सा आगे जब हम चलते हुए जाएंगे, तब हमें मिल जाएगा वहाँ पे यमुना एक्सप्रेस वे, और यमुना एक्सप्रेस वे हमें सीधे पहुँचा देगा आगरा एक्सप्रेस वे की तरफ। तो यहाँ पे हमें ना अपने लेन में रहना होता है, जैसे हम थोड़ा सा लेफ्ट रहेंगे, क्योंकि राइट साइड से बहुत ही तेज़ गाड़ियाँ चल रही होती हैं और बसें चल रही होती हैं, और ये से दिक्कत होती है। वैसे कभी कभी क्या होता है कि लेफ्ट, ये है नोएडा ग्रेटर नोएडा का बोर्ड। अब हम ग्रेटर नोएडा में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको मैं बताऊँ कि जैसे जो बस आप राइट साइड में मेरे देख रहे हैं, अब क्या क्या होता है कई बार कि इनको पैसेंजर उठाना होता है, कभी कभी ये लेफ्ट लेकर के चले आते हैं, तो कई बार ट्रैफिक हो जाती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये होता है कि मतलब कि ट्रैफिक कहीं कहीं पे कंजेस्टेड आपको मिलेगा, क्योंकि जो पूरा रास्ता है वो इसी तरीके का है। कई सारे रोड यहाँ पे मिल रहे हैं, कई जगहों की बसें आ रही हैं। और अब देखिए, अब जैसे ये आगे वाली जो गाड़ी है ये अभी स्लो हुई, क्यों हुई? क्योंकि आगे इसके जो बस है वो रुक गई होगी, और देखिए वो सामने बस है ना, वो रुक गई है। तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। अब हम पहुंचने वाले हैं अपने मेन टारगेट रोड पे, जिसका नाम है यमुना एक्सप्रेस वे। बस थोड़ा सा ही डिस्टेंस है। ये जो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं, यही होगा यमुना एक्सप्रेस वे का। हाँ, तो यही है, आप देख रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। तब हम आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे। आप जैसे ही यहाँ पे हम एंट्री करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर टोल बूथ नहीं मिलता। अभी हमें बहुत आगे चलना होगा, मतलब कई किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें यहाँ पर बाइक वाली लेन मिलेगी। बाइक वाली लेन में हमें अपना जो यहाँ का वो है फीस है, वो हमें देना होगा। मतलब यहाँ से हमें टोकन लेना होगा यमुना एक्सप्रेस वे पर राइड करने का। और वो जो टोकन लेन होती है ना, वो हमेशा लेफ़्ट साइड में होती है, इसलिए जब आप नज़दीक पहुँचें मतलब टोल के, तो आपको लेफ़्ट साइड में रहना है। और जितनी बार आपको चेक भी कराना हो ना, उस वहाँ पे भी आपको लेफ्ट ही साइड में रहना, उससे आपके लिए ईजी होगा। क्योंकि राइट साइड वाले में ना ट्रकों और बस और कार्स का लेन है, तो आपका टाइम बचेगा। तो अब आगे दौड़ाते हैं यहाँ पर। अभी हम ये नोएडा में हैं, और आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें ग्रेटर नोएडा का बोर्ड दिखेगा, और हम ग्रेटर नोएडा में प्रवेश कर देंगे। और उसी को थोड़ा सा आगे जब हम चलते हुए जाएंगे, तब हमें मिल जाएगा वहाँ पे यमुना एक्सप्रेस वे, और यमुना एक्सप्रेस वे हमें सीधे पहुँचा देगा आगरा एक्सप्रेस वे की तरफ। तो यहाँ पे हमें ना अपने लेन में रहना होता है, जैसे हम थोड़ा सा लेफ्ट रहेंगे, क्योंकि राइट साइड से बहुत ही तेज़ गाड़ियाँ चल रही होती हैं और बसें चल रही होती हैं, और ये से दिक्कत होती है। वैसे कभी कभी क्या होता है कि लेफ्ट, ये है नोएडा ग्रेटर नोएडा का बोर्ड। अब हम ग्रेटर नोएडा में प्रवेश कर चुके हैं। अब आपको मैं बताऊँ कि जैसे जो बस आप राइट साइड में मेरे देख रहे हैं,
अब क्या क्या होता है कई बार कि इनको पैसेंजर उठाना होता है, कभी कभी ये लेफ़्ट लेकर के चले आते हैं, तो कई बार ट्रैफिक हो जाती है। तो थोड़ा-सा यहाँ पर ये होता है कि मतलब कि ट्रैफिक कहीं-कहीं पे कंजेस्टेड आपको मिलेगा, क्योंकि जो पूरा रास्ता है वो इसी तरीके का है। कई सारे रोड यहाँ पे मिल रहे हैं, कई जगहों की बसें आ रही हैं। और अब देखिए, अब जैसे ये आगे वाली जो गाड़ी है ये अभी स्लो हुई, क्यों हुई? क्योंकि आगे इसकी जो बस है वो रुक गई होगी, और देखिए वो सामने बस है ना, वो रुक गई है। तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। अब हम प्रवेश कर चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे वाले रास्ते पे। सामने हमें बोर्ड दिखेगा यमुना एक्सप्रेसवे का, और उस पर लिखा होता है यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। देखिए ये हमारे स्वागत के लिए खड़ा हुआ है ये बोर्ड, यमुना एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। और यहाँ पे ना लेफ्ट साइड में आपको रहना होता है, क्योंकि अब वैसे अभी नहीं, मतलब अभी तो बहुत लंबा चलेंगे, बहुत ही दूर तक अभी जाएंगे। और आगे जा करके ना लेफ्ट साइड में रहना है, जहाँ पे जो टोकन मिलता है ना वहाँ पे लेफ्ट साइड में रहना होता है, क्योंकि जो बाइक लेन जो है, जहाँ पे हम बाइक का टोकन कटाते हैं ना, वो लेफ्ट साइड में है। तो अब चलते हैं, सीधे हम पहुंचते हैं यमुना एक्सप्रेसवे के टोकन वाले स्थान पे। लेकिन आपको ना मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपने कभी, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही लंबा है तो थोड़ा देर बात कर लेते हैं। आपने ना कभी ये सोचा है कि उत्तर प्रदेश का पूरे भारत या पूरी दुनिया में क्या इम्पोर्टेंस है और कब से ये इम्पोर्टेंस है? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश ना इतना मतलब महत्वपूर्ण जगह है कि यहाँ पर कई सारे देवताओं ने या तो जन्म लिया या अवतार लेने के बाद उन्होंने कई सारे अपने काम किए हैं, और उसके कई कारण किए हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ तो त्रेता युग में शिव जी की शादी हुई थी हमारे काशी में, मतलब बनारस में, वो उत्तर प्रदेश में है। अब इसका क्या कारण है अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात कि आपने नारद मुनि जी का नाम सुना होगा, सरस्वती माता का नाम सुना होगा। ये दोनों ब्रह्मा जी के बच्चे हैं। इन दोनों का एजुकेशन भी काशी में हुआ था, इन दोनों ने पढ़ाई काशी में की है। मतलब काशी विश्वविद्यालय में नहीं, मतलब कि काशी का उस समय जो भी क्षेत्र रहा होगा वहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की हुई है। तीसरी बात आपको मैं बताऊँ कि राम जी का तो आप जानते ही हैं, पूरा रामायण का जो मतलब कि मेन सेंटर पॉइंट है वो अयोध्या है, वो हमारे उत्तर प्रदेश में है। चौथा है कि कृष्ण जी का अपना पूरा जो उनके अवतार का जो पूरा क्रियाकलाप है सब कुछ ही मतलब मथुरा में हुआ है। उसका महाभारत का हस्तिनापुर आप जानते ही हैं। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब इसका कारण क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो पॉपुलेशन है वो पवित्रता और पूजा पाठ और भक्ति में लीन रहने वाली पॉपुलेशन है। इसलिए आप देखिए कि जो अभी हमने जनवरी में देखा होगा कितना बड़ा विशाल कुंभ का आयोजन किया गया। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो तत्व हैं, भक्तिमय होना, आदर करना, सम्मान करना, पूजा पाठ करना, ये सारी चीज़ों की वजह से ईश्वरीय जो शक्तियाँ हैं उन्हें ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो अवतार हैं वो उत्तर प्रदेश के ही इस क्षेत्र में हुए हैं, क्योंकि ये जो धरती है, ये जो ज़मीन है यहाँ की, और यहाँ का जो वातावरण है वो पवित्र माना जाता है। वैसे पूरे भारत का क्षेत्र जो है वो पवित्र है, पूरी दुनिया का क्षेत्र पवित्र है, लेकिन आप जो हमारा मन है उस मन में जो पवित्रता है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इसलिए आप देखेंगे हमारे भारत के लोग दुनिया के जिस जगह पे जाते हैं उस पवित्रता के साथ ही जाते हैं, अपने ईश्वर को अपने साथ लेकर के जाते हैं। खैर, अब आपको मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। खाली ये युगों की बात नहीं है कि त्रेता युग और बाकी मतलब सतयुग में और द्वापर युग में ईश्वर का के लिए मतलब ये इम्पोर्टेंट जगह थी और ईश्वर यहाँ पे आए। आपको एक और बात बताऊँ, अगर आप प्राचीन भारत का भी इतिहास देखें तो प्राचीन भारत में आप देखेंगे कि चाहे वो अशोक का समय हो, चाहे वो विक्रमादित्य का समय हो, चाहे हर्षवर्धन का समय हो, उन सभी समय में भी उत्तर प्रदेश का जो ये क्षेत्र था वो महत्वपूर्ण था, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते थे, क्योंकि यहाँ पर यहाँ की जो ज़मीन है वो उपजाऊ है, यहाँ पर आपको खाने पीने की चीज़ें आसानी से मिलती हैं। फिर यहाँ पे नदियाँ हैं, नदियों से आपको जल आसानी से मिलता है, उसके बाद नदियों से आप आना जाना आराम से कर पाते हैं। तो जितने भी राजा महाराजा थे ना, उन्हें ये जो संगम का क्षेत्र है प्रयागराज वाला, और दूसरा संगम का क्षेत्र मिलता है पाटलिपुत्र में, मतलब पटना के पास। गंगा में सोन नदी आके मिलती है, पुनपुन नदी आके मिलती है उसी के क्षेत्र के आसपास में, और गंडक नदी आकर मिलती है उसी क्षेत्र के आसपास में। इसलिए जो संगम का जो क्षेत्र होता है ना, सभी राजा महाराजाओं के लिए वो इंपॉर्टेंट होता है कि उस पर अगर कंट्रोल है तो सबसे ज़्यादा आपको वहाँ से टैक्स रेवेन्यू आपको मिलता है। और जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वो वैसे भी आपको ज़्यादा वहाँ पे मतलब कि जो टैक्स वो आपको मिलेगा। तो इसलिए प्राचीन भारत में ये क्षेत्र जो था हमें इम्पोर्टेंस रखता था। फिर उसके बाद अगर आप बात करें मतलब ये सल्तनत टाइम की, मतलब कि गुलाम वंश के टाइम की, तो चाहे वो इल्तुतमिश हो, चाहे इल्तुतमिश हो, चलिए बदायूं के ही गवर्नर थे एक समय, उसके बाद जैसे बलबन हो, तो इन लोगों के लिए मतलब कि जो बंगाल का क्षेत्र था वो बहुत इंपॉर्टेंट था।
लेकिन बंगाल तक सुरक्षित पहुंचने और वहां से कर संग्रह करके वापस दिल्ली तक लाने के लिए ये उत्तर प्रदेश का जो एरिया था ये इंपॉर्टेंस रखता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा सैनिक जो भर्ती करते थे ये लोग, ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से करते थे बंगाल जाने के लिए। तो ये जो सिक्योर पॉइंट था, ये मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी। तो ये सुल्तानों के लिए ये जगह जो है उत्तर प्रदेश हमारा ये महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे मतलब कि सल्तनत डायनेस्टी में, चाहे वो मोहम्मद गौरी हो, चाहे उसके बाद आपके लोधी वंश वाले हों, मतलब ये सारे के सारे सबके लिए सेम बात ही अप्लाई होती है कि भैया यहाँ पे लोग बहुत सारे थे, उससे टैक्स इनको मिलता था। मुगलों के समय भी यही होता था। फिर अंग्रेज आए। अब अंग्रेजों के समय का एक फैक्ट आपको मैं बताऊं कि जब स्वदेशी आंदोलन 1905 में चल रहा था ना बंगाल में, तो उसमें बंगाल असुरक्षित हो गया था। तो उस वजह से उनको वहाँ से राजधानी शिफ्ट करनी थी। तो पहली उनकी जो चॉइस थी वो इलाहाबाद को राजधानी बनाने की थी। अब इलाहाबाद राजधानी इसलिए नहीं बना क्योंकि इलाहाबाद में संगम है, और संगम का जलस्तर अचानक से बढ़ जाए तो राजधानी डूब सकती थी, मतलब वहाँ पे अव्यवस्था हो जाती। तो इसलिए वो मतलब इलाहाबाद को इतना मतलब उन्होंने ड्रॉप कर दिया ये वाला आइडिया। और इलाहाबाद में एक और खास बात ये थी राजधानी के लिए जो चुन रहे थे और बाद में उन्होंने नहीं चुना, वो ये थी कि जो ये इलाहाबाद का क्षेत्र है ना, ये बंगाल और उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रवादी तत्व हैं उनसे जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रवादी मतलब विचार हैं लोगों के अंदर वो प्रस्फुटित हो जाते हैं तुरंत। इस वजह से जो है इलाहाबाद का जो ये आइडिया है था अंग्रेजों ने ड्रॉप करा, क्योंकि भैया राजधानी बनाते और यहाँ के लोगों में एक बार राष्ट्रवाद की आग अगर किसी ने जला दी, उसके बाद हड्डियाँ और बाकी के जो बोन्स हैं, बाकी के जितने भी तत्व हैं वो आपको बिखरे हुए पाए जाते अंग्रेजों के। इस वजह से जो है अंग्रेजों ने यहाँ से सोचा भैया छोड़ो दिल्ली चलते हैं। और दिल्ली को राजधानी बनाने का कारण ये था कि वहाँ पे पहले से मुगलों की राजधानी थी और वो पहले से ही एडमिनिस्ट्रेटिव अगर नज़रिए से देखें तो सुरक्षित थी। इसलिए अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी चुना, लेकिन दिल्ली वैसे भी उस समय उत्तर प्रदेश का ही क्षेत्र मानी जाती थी। अब आज की अगर हम बात करें तो आज देखिए कि प्रधानमंत्रियों को आप देखिए शुरू से ही, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे इंदिरा गांधी जी, चाहे मतलब सेकंड तो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उसके बाद इंदिरा गांधी जी, उसके बाद आप देखिए चौधरी चरण सिंह जी, उसके बाद राजीव गांधी, फिर आपने अटल बिहारी वाजपेयी और अभी मोदी जी। ये सभी के सभी लोग उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से ही या तो आते हैं, यहाँ से चुने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो महत्व है वो ये है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी वो बनता है जो कम से कम प्रधानमंत्री बनने की औकात रखता है, मतलब इतनी हैसियत तो रखता ही रखता है, तब जा करके कोई मुख्यमंत्री बन पाता है। आप शुरू से ही अब तक के मुख्यमंत्रियों को भी देख लीजिए कि वो जो भी मतलब कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है वो अपनी पहचान मतलब कि नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में हमेशा बना के रखा रखा हुआ है। तो इस तरीके के पावरफुल लोग ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाते हैं, चाहे वो अभी के मुख्यमंत्री हो या पहले के मुख्यमंत्री हो। तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश का दम। तो ये आने ही वाला है हमारा ये यमुना एक्सप्रेस वे का टोल। आप बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जान करके कैसा लगा, और इस तरीके की बहुत सारी बातें आगे के ब्लॉग्स में हम करते रहेंगे। तो चलिए पहले पहुँचते हैं उत्तर प्रदेश ये यमुना एक्सप्रेस वे के टोल पे, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। मैं आपको और लखनऊ के बारे में बताऊं तो देखिए, हमारे लखनऊ से आप अयोध्या जा सकते हैं सीधे, हमारे यहाँ से नेपाल जा सकते हैं लखनऊ से, हमारे यहाँ से बनारस, हमारे यहाँ से पूरे भारत में कहीं भी जाने के लिए आलमबाग नाम का एक बस स्टैंड है, बहुत ही फेमस बस स्टैंड है, बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत बड़ा भी है वो। उसके बाद हमारे जो रेलवे स्टेशन है उसकी कभी आप फोटो सर्च कीजिएगा, गूगल पे लिखिएगा लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन, उसकी फ़ोटो देखिएगा, बहुत ही सुंदर सा रेलवे स्टेशन है। और एक और ख़ास बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इंदौर के बारे में सुना होगा। इंदौर बहुत ही स्वच्छ, बहुत ही साफ सुथरा शहर है। हमारा लखनऊ इस साल बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट किया है, मतलब कि तीसरे नंबर पर आया पूरे भारत में, जो कि पहले उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। लखनऊ के बहुत सारे ऐसे ऐसे जगह जो पहले कचरे से भरे होते थे, वो सारे के सारे ही कचरे वहां से साफ कर दिए गए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही साफ सुथरा सा और एकदम अलग सा ही नज़ारा है वहाँ पे। अब अगर आप लखनऊ आएंगे तो आपको पहले की तरह जो लोगों के मन में ऐसी धारणाएं हैं कि वहाँ पे हर जगह पे गुटखा और ये सब चीज़ें पड़ी रहती है, देखिए पूरी तरीके से चीज़ें अभी भी बदली नहीं है, और मतलब ओवर द नाइट बदलेंगी नहीं, लेकिन धीरे धीरे इसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है उस पॉजिटिविटी को आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब आगे बात करते हैं हम, हमें अब लग रही है भूख, तो आगे बढ़ते हैं।
लग रहा है अब कि आगे खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ से अब दिखना शुरू शुरू हो गया है। अब आगे चल कर के देखते हैं यहाँ पर खाने पीने की क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं और कैसा टेस्ट है, क्या है, क्या प्राइसिंग है, सब मैं आपको आगे बताता हूँ। भाई ये जो टोल प्लाजा आ रहा है ना, ये फर्स्ट टोल प्लाजा है यमुना एक्सप्रेस वे पे, और उसके पहले वाले रेस्टोरेंट में मैं गया हुआ था। वहाँ का रिव्यू अभी मैं आपको बस टोल प्लाजा पे फीस एक बार पे कर दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप टोल की तरफ अप्रोच करते हैं ना, तो आपको पूरी तरीके से लेफ़्ट की तरफ अगर आप जाएंगे तो देखिए मैं लेफ़्ट की तरफ जा रहा हूँ। तो उधर है या नहीं मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि इधर बसें लगी हुई हैं। तो शायद इधर की तरफ से तो नहीं है, इधर की तरफ से नहीं है। मुझे ना थोड़ा सा मतलब हल्का राइट लेन होगा, मतलब सेकेंड लेन में मुझे आना होगा। और यहाँ पे देख रहे हैं पतली सी यहाँ पे लेन बनी हुई है जिसमें बाइक वालों ने बाइक लगाई हुई है। तो यहाँ पे हमें अपनी जो फ़ीस है वो यहाँ पे हमें पे करनी है। अब यहाँ पूछना पड़ेगा कि यहाँ पे फ़ीस कितनी है, क्योंकि जो वीडियो मैंने देखा था उसमें 205 रुपये थे। बट अब 2 साल हो चुके हैं उस वीडियो के, तो 2 साल में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बदला ही देख भाई। यहाँ पे तो फ़ीस लगी हमारी 245 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है, 245 रुपये में सर्विस अच्छी मिल जाए। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी रेस्टोरेंट में हुआ क्या है। रेस्टोरेंट में ये हुआ है कि वहाँ पर उनके पास कैश लेन मतलब वो खाली कैश लेंगे बोल रहे थे। वो उनके पास मशीन है वहाँ पर रखी हुई ऑनलाइन पेमेंट करने की। बट पता है मुझसे क्या बोल रहा है कि नहीं भाई यहाँ पे कैश चलेगा, नहीं है पैसा तो मत खाओ, जाओ यहाँ से, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब 300 किलोमीटर के इस हाईवे पे जब आप पहले रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं तो उसके पास कैश ही वो लेगा। वो बोल रहा है मशीन ही नहीं है। अरे भाई आज मशीन नहीं है तो आप 2 मशीन रखो ना ऐसी इंपॉर्टेंट जगहों पे। और उसके बाद पता है क्या बोल रहे हैं, जब बहस हुई है और भी लोग आ गए थे जब, तो बोल रहे हैं कि चार्ज नहीं हो रही। अरे भाई क्यूआर कोड मोबाइल में होता है, फ़ोन आपके पास है, उसका फ़ोटो खींच करके रखो, जब पेमेंट आएगा आपको मोबाइल पे भी तो मैसेज आ जाएगा। तो बस ये बहानेबाजी है यहाँ पे लोगों की, और मोनोपोली बनी हुई है क्योंकि एक ही रेस्टोरेंट है। तो शुक्र है कि उसका आगे एक प्राइवेट सा रेस्टोरेंट है, मतलब किसी यहीं के आसपास के गांव वाले का, वहाँ पे मुझे थोड़ा ठीक खाना मिल गया। तो ये इंसिडेंट हुआ है। यहीं पे पेट्रोल पंप भी है, तो आप यहाँ पे पेट्रोल फुल करा करके आगे बढ़ना है, क्योंकि अगला पेट्रोल पंप बहुत ही दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अभी ये वीडियो देखना इसमें क्या हुआ है। हाँ बताइए भैया क्या प्रॉब्लम है, बोलिए अब। चार्ज नहीं है ये। तो आपके फोन में कोई क्यूआर कोड कुछ तो रखते होंगे ना आप। नहीं है मालिक साहब। कोई आदमी 300 किलोमीटर चला करके आ रहा है यहाँ पे चाय पीने के लिए रुक रहा है, तो ये व्यवस्था आपके पास। मशीन चार्ज चाय कितने की है, चाय कितने की है, क्या क्या प्रॉब्लम है इस मशीन में बताइए जरा। चार्ज नहीं हो रही, चार्ज हो जाएगी तो कर लूंगा आपका, पूरा टाइम लगेगा इसमें। पता है पहले जब मैं वीडियो नहीं बना रहा था और मेरे साथ 3-4 लोग और थे, वो लोग भी वीडियो जब नहीं बना रहे थे, तो ये कह रहा था कि कैश नहीं है तो खाना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से, भीड़ मत लगाओ, बहुत लोग हैं, ऐसे बोल रहा था। और जब हम वीडियो बनाने लगे बोले कि भाई कैश तुम क्यों नहीं लोगे, तो बोल रहा है क्या कि मशीन ख़राब है, मशीन चार्ज ही नहीं हो रही। अरे भाई मशीन कैसे चार्ज नहीं हो रही, और मशीन अगर नहीं चार्ज हो रही तो 2 मशीनें रखो, इतनी इंपॉर्टेंट जगह है ये, और इतने लिमिटेड रेस्टोरेंट हैं, इस तरीके से थोड़ी होता है। जैसे मैंने यमुना एक्सप्रेस वे से लेफ़्ट लिया ना, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन ईश्वर की कृपा से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ और सब लोग सेफ थे, तो ये अच्छी बात है। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये है यमुना एक्सप्रेस वे के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, जो 300 किलोमीटर लंबा है। अब थोड़ा दूर दूर आगे जब हम इस पर चलेंगे तो आएगा टोल बूथ, फिर वहाँ पे देखते हैं कितनी फ़ीस है। जहाँ तक मैंने चेक किया था 290 रुपये है, बट इसी के आसपास जो भी होगी तो सबको दे दिया जाएगा, फिर हम सीधे लखनऊ पहुँच जाएंगे। और बीच में कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट मिलता है तो वहाँ पे खाना खाएंगे। एक बार पेट्रोल मुझे फिर से डलवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितना नियरेस्ट यहाँ पे पेट्रोल पंप होगा वहाँ पे डलवा करके मैं चाहता हूँ कि मैं आगे मतलब कि कहीं पे मेरे को परेशानी ना हो, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे यही प्रॉब्लम है कि बहुत दूर दूर होते हैं रेस्टोरेंट भी और पेट्रोल पंप भी। ये मैनपुरी सफाई के बाद का रेस्टोरेंट है, जहाँ पे बहुत ही भीड़ है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बिहार, बंगाल, असम, कुछ लोग यूपी के भी हैं, लेकिन बहुत ही दूर दूर सफ़र पे निकले हुए हैं, सब लोग दिवाली पे अपने घर जा रहे हैं। दोस्तों पता है क्या हुआ, जो हेलमेट में फ़ोन होल्डर होता है ना, वो टूट करके मेरे सीधे लैप पे आके गिरा। शुक्र है कि मैं बाइक लेफ्ट में चला रहा था, स्लो था, फ़ोन मैंने तुरंत पकड़ लिया, वरना फ़ोन तो ज़्यादा काम से। और दूसरी गड़बड़ी क्या हुई कि मेरे से ना बैक बटन क्लिक हो गया, तो जितनी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी ना उसके आगे की, वो सब बैक हो गई। तो खैर मैं तो अब लखनऊ बस 20 किलोमीटर रह गया, मैं पहुंचने ही वाला हूँ। मेरे को ये बताना था आपको कि पेट्रोल मैंने डलाया था सिकोहाबाद में। जैसे ही आगरा एक्सप्रेस वे सब पे जब चढ़ते हैं हम, और पहला जो पेट्रोल पंप आता है वहाँ की मशीन ख़राब थी, इसलिए फिर 70-80 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अगला पेट्रोल पंप आया था शिकोहाबाद में। शिकोहाबाद में मुझे एग्जिट लेना पड़ा था, फिर वहाँ पर पेट्रोल पंप था, वहाँ से मैंने डलाया था, लेकिन उधर कोई रेस्टोरेंट नहीं था। तो जब हम सिकंदराबाद से लगभग मतलब 100 किलोमीटर और आगे बढ़े थे, तब वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वहीं पे एक पेट्रोल पंप है। तो आप जब सिकंदराबाद से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट भी मिलेगा, उसी रेस्टोरेंट के पास पेट्रोल पंप है, तो वहाँ पे आप पेट्रोल डला करके यहाँ आगे बढ़िएगा।
अब लखनऊ यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर ही रह गए, तो मैं तो लगभग पहुँच ही गया हूँ। और जो क्लिप्स उसमें मैं आपको दिखा सकता था, अनफॉर्चुनेटली अब मेरे पास नहीं है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट लखनऊ आप ज़रूर आइए, घूमने फिरने के लिए यहाँ पे देखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं। आप यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए हज़रतगंज जा सकते हैं, आलमबाग जा सकते हैं, ऐसे अमीनाबाद जा सकते हैं, बहुत सारे जगह हैं। उसके बाद लखनऊ में मेट्रो भी है, मेट्रो का सफ़र लीजिए। और आप यहाँ पे आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। और लखनऊ के शहर की जो सफाई आपने पहले सुनी होगी, साफ़ सफाई में मतलब कि बहुत ही बुरा है, ये है वो है। अब क्या है ना, लखनऊ भारत में तीसरे स्थान पे है, तो आप समझ सकते हैं साफ़ सफाई में बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे लाया गया है। और ये सारे लोगों ने, यहाँ लखनऊ वासियों ने इसको बदला है, इसकी इमेज को बदलने का अपना जो इनका प्रयास है बहुत ही पॉजिटिव है। तो लखनऊ आइए, लखनऊ घूमिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे जगहें हैं, बहुत अच्छे अच्छे पार्क हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं। आपको यहाँ पे आकर के बहुत ही आनंद आएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मुझे पता है लास्ट वाली चीज़ें देख कर के थोड़ा सा मतलब कि मूड डाउन हुआ होगा, लेकिन आई एम रियली सॉरी इस चीज़ के लिए। लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा बाकी क्लिप, बाकी बातचीत, बाकी अपना रिव्यू, कि मैं इस वीडियो को और कितना चेंज कर सकता हूँ, और क्या ऐड कर सकता हूँ, क्या बदल सकता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।